हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज तारीख है 10 मई 2023। 10 मई 2023 में हम लोग शुरुआत में 5 बड़े क्वेश्चन देखते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अंत में डेली करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन टेस्ट लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपको एक ही सीरीज में, यानी ये जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स का, आपको एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स से जुड़े जो भी वन लाइनर फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए हैं, आगे पूछने की संभावना है, कोई भी टॉपिक हो उसको एक ही टॉपिक में यानी एक ही लेक्चर में लाने का प्रयास किया जाता है। और ये जो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम स्टार्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इसरो। दोस्तों, ये स्टार्ट जो प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग एक कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये इसका आंसर आप लोग अगर ये स्टार्ट का मीनिंग जान लो कि स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों स्टार्ट का जो फुल फॉर्म होता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस प्रकार से इसमें एस किसको डिनोट कर रहा है? तो स्पेस साइंस का, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान का। अब अंतरिक्ष विज्ञान का जब चर्चा आ जाए तो अंतरिक्ष किससे रिलेटेड है? यानी इसरो। ये चारों संस्थान में अंतरिक्ष से कौन रिलेटेड है? इसरो है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ही है ना। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। यानी इसरो के द्वारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टार्ट कार्यक्रम का विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या किसको ट्रेनिंग। सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग किसे प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों ये फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वे छात्र जो स्नातकोत्तर यानी कि वो ग्रेजुएशन पूरा कर लिए हैं, या ग्रेजुएशन के वो तीसरे यानी कि फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, कौन छात्र जो फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, उन्हें ये जो है इसरो द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, यानी जो भी छात्र हैं जिन्हें वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस में और टेक्नोलॉजी में पेशेवर बनाना, उन्हें मजबूत बनाना, उसे इसके क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए तरह तरह का उसको कार्यक्रम से उन्हें ज्ञात करवाना इत्यादि सब लक्ष्य जो है इस योजना के तहत उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ये जो योजना है किसके द्वारा शुरू करने का जो प्लान रखा गया है? तो इसरो के द्वारा। अब हम इसरो का थोड़ा सा पॉइंट देख ले कि इसरो के बारे में एग्जाम में क्या क्या सवाल बन सकता है। दोस्तों, इसरो एक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये इस अंतरिक्ष एजेंसी इसरो डिनोट्स करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इसका स्थापना का, तो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। जबकि इसरो जो अपना रॉकेट जो है लॉन्च कहेगा कि अपना रॉकेट कहाँ से लॉन्च करता है, तो अपना रॉकेट जो है वो श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से वो अपना रॉकेट या किसी भी जो प्रक्षेपण यान है उसे लॉन्च करता है। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। इसरो जो है हमारे देश के लिए हर सेक्टर में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। अर्थात इस प्रकार से इसरो जो है, इसरो हमारे देश के लिए हर क्षेत्र में योगदान आए दिन दे रहा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात करें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात, किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहाँ इसरो कोई ना कोई योजना लाके अपना योगदान देती है। तो इस प्रकार से ये इसरो के बारे में फैक्चुअल जानकारी हो गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी डी तमिलनाडु। दोस्तों, ये जो हेरिटेज टावर है, हेरिटेज टावर, उसका नाम है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा इसका आधारशिला रखा गया है, वो भारत के किस राज्य में रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेलंगाना। दरअसल क्या है बात
कि तेलंगाना के सीएम, मैं एक यहाँ पे न्यूज़ दिखा रहा हूँ, तेलंगाना के सीएम जिनका नाम है केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव, ये 8 मई की खबर है, ये अनाउंस किए हैं कि 25 करोड़ यानी कि हरे कृष्णा मूवमेंट्स के जो विरासत है हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ करेंगे टावर का, तो हैदराबाद में। तो इस प्रकार से तेलंगाना में पूछे कि तेलंगाना में कहाँ इसका आधारशिला रखा जाएगा, तो हैदराबाद में। इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो दोस्तों इसका प्रावधान नए न्यूज़ के अनुसार इसमें जो टोटल लागत 200 करोड़ रुपए आएंगे। इसका काम है कि 6 एकड़ भूमि में, लगभग 6 एकड़ भूमि में 400 स्क्वायर फीट यानी 400 फीट ऊंचा, 400 फीट ऊंचा एक स्ट्रक्चर बनाना है। इस प्रकार से आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो कि 6 एकड़ के स्पेस में 400 फीट का एक स्ट्रक्चर बनाना है और वहाँ पे मूर्ति स्थापित करना है। और वो जो मूर्ति स्थापित किया जाएगा, किनकी मूर्ति स्थापित, कौन से भगवान का, तो राधा कृष्ण की मूर्ति और के साथ साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर बनेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हेरिटेज का जो उद्घाटन आधारशिला रखा है वो किसके द्वारा रखा गया है, तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के द्वारा। और उनका ये जो तेलंगाना में अगर पूछे ज़्यादा कि तेलंगाना में कौन सी जगह, तो हैदराबाद में रखा गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो हेरिटेज यानी भगवान कृष्ण तथा वेंकटेश्वर की मूर्ति के लिए, मतलब उनका प्रतिमा बनाने के लिए वहाँ ये आधारशिला रखा गया है। ऑप्शन, अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्टेशन क्षेत्र के विकास के लिए किसके द्वारा स्मार्ट परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन के विकास डेवलप के लिए किसके द्वारा स्मार्ट परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जिसे शॉर्ट में महुआ बोलते हैं, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय और ऑप्शन सी JIC। जे डिनोट्स कर रहा है जापान की एक एजेंसी है, जे मतलब क्या है, जापान की एजेंसी। अब आप लोग यहाँ देखो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे इसका फैक्ट कि ये स्टेशन क्षेत्र के विकास, यानी कि स्टेशन क्षेत्र के विकास के लिए ये तीनों मंत्रालय, यानी एक देखो, एक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, उसके बाद रेल मंत्रालय हो गया, और उसके बाद जापान की एक एजेंसी है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, शॉर्ट में उसे हम जीका बोलते हैं। ये तीनों मिलके एक योजना पे, एक परियोजना पे हस्ताक्षर किया है। इसका नाम तो स्मार्ट है और इसका उद्देश्य है कि मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है, आप लोग को मालूम है कि जापान के साथ भारत का बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए समझौता विगत कुछ वर्षों पहले किया गया था। अब बुलेट ट्रेन चलाना है तो ट्रेन चलाने के लिए जो हाई स्पीड का जो ये होना चाहिए, स्टेशन होना चाहिए, हाई स्पीड के रेल कॉरिडोर होना चाहिए। तो मुंबई से अहमदाबाद, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला जो बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। तो वहाँ जो हाई स्पीड रेल के लिए विकास के लिए क्या किया जाएगा कि जितने भी स्टेशन हैं, मान देखो ये जो बुलेट ट्रेन जो चलाया जाएगा वो महाराष्ट्र से लेके गुजरात के बीच, और वो दादरा नगर हवेली से होते हुए, तो टोटल जो प्रथम बार भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगी, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, तो इसमें टोटल आपको 12 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 12 स्टेशन। तो इसका मूल उद्देश्य है कि जितने भी स्टेशन आएंगे उसके आसपास के क्षेत्रों को डेवलप करना। तो अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी ये जो स्मार्ट परियोजना है कि जो हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, तो उसके बीच में जितना भी स्टेशन आ रहे हैं उसको डेवलप करना, जिसके लिए यात्रियों के लिए जो पहुंच, यानी कि वहाँ उनका पहुंच और कोई भी सुविधा को क्या करना है, बढ़ाना है। और ये जो योजना को, परियोजना को हस्ताक्षर किया गया था, ये तीनों मंत्रालय के। अगर हम लोग बात करें कि इस 12 स्टेशन में भी कितना स्टेशन, 4 स्पेशल है जो जिन्हें इस परियोजना का लाभ मिलेगा और वहाँ ये डेवलप किया जाएगा। तो एक साबरमती, ये गुजरात में हो गया, सूरत गुजरात में, विरार और ठाणे महाराष्ट्र में हो गया। तो 12 स्टेशनों में से यहाँ पे देखो, ये सभी मंत्रालय के द्वारा ये परियोजना को लॉन्च किया गया था। तो इसमें 12 स्टेशनों में से 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का जो है इसे क्या करना है, इसके आसपास के सभी क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए परियोजना को किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने LAC के पास एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया है, उस अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी बुलंद भारत, ऑप्शन सी हैंड इन हैंड और ऑप्शन डी ब्रज प्रहार। दोस्तों
इसका सही आंसर क्या होगा उसके पहले आप लोग देखो, ये LAC और LOC, आप लोग अक्सर LAC और एक सुनते होंगे LOC, तो पहले ये दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैप भारत का दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग को मालूम है कि दो दुश्मन देश हम लोग के पड़ोसी है, एक चाइना है और एक इधर से देखो तो पाकिस्तान है। क्या हुआ था कि ये जो हमेशा जो इधर वाला क्षेत्र पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में हमेशा विवादित रहा है। 1948 ईस्वी में क्या हुआ था कि जब भारत 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके एक वर्ष बाद क्या किया था कि पाकिस्तान इस क्षेत्र से हमला किया और हमला करके कुछ क्षेत्र जो है वो आज तक अपने कब्जा में ले आया था, जिसे वो पीओके के नाम से जानता है, यानी जिसे किस नाम से जाना जाता है, पीओके। और लगभग पाकिस्तान 30% यानी जम्मू कश्मीर के 30% हिस्सा पर वो क्या कर रहे हैं, आज भी वो कब्जा किए हुए हैं। वही अगर हम बात करें जब 1962 का जो युद्ध हुआ था, वो चाइना इस क्षेत्र से भारत के ऊपर कब्जा किया और भारत के कितने क्षेत्र पे, तो 10% पर, और उसे वो किस नाम से जानता है, अक्साई चीन। तो ये दोनों देश के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है उसे LOC के नाम से जानते हैं, जबकि भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है जिसे हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस वास्तविक नियंत्रण रेखा आप कहोगे कि क्या ये लद्दाख के पास ही है? जी नहीं दोस्तों, पाकिस्तान यानी चाइना से जितने भी राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं सभी सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से ही जानते हैं। आप लोग कहोगे कि कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? दोस्तों इधर से बात करें तो जो जम्मू कश्मीर का ये जो अब जो नया में कौन सा हो गया, लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाएगा। अगर दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, यहाँ फिर देखोगे सिक्किम और उसके बाद देखोगे अरुणाचल प्रदेश। यानी इतना तक का जो सीमा है, यानी कि भारत और चाइना के बीच जो चाइना से सीमा साझा करता है उसे LAC के नाम से जानते हैं। तो अब न्यूज यहाँ पर हो, LAC के पर क्या किया गया है कि भारतीय सेना के द्वारा LAC के आसपास एक ऊंचा क्षेत्र है, आर्टिलरी क्षेत्र है, उस पर एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता का एक अभ्यास किया गया है। उस अभ्यास का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका आंसर है बुलंद भारत। यानी भारतीय सेना के द्वारा LAC पर, आप लोग को मालूम है कि चीन के साथ हमेशा सीमा विवाद और तनातनी रहता है, तो LAC से लगे जो ऊंचा आर्टिलरी रेंज है वहाँ पे जो भारतीय सेना द्वारा जो अभ्यास किया गया है उसका नाम है बुलंद भारत। और भारतीय सेना की बात करें तो भारत के इसमें स्पेशल फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इत्यादि, पैदल सेना, इन्फेंट्री इत्यादि इसमें शामिल था। और ये जो अभ्यास है 1 महीना तक चला है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि LAC से तो भारत का इतने राज्य सीमा साझा करते हैं, आखिर ये अभ्यास कहाँ किया गया है? दोस्तों ये अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के सीमा पे किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर यह अभ्यास किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 2 प्रकार का अभ्यास किया गया है कि अगर जो बॉर्डर है वहाँ निगरानी कैसे रखा जाए, यानी पाकिस्तान चाइना के तरफ से कोई दुश्मन आता है तो उसका निगरानी हम लोग कैसे रखेंगे, और साथ ही साथ अगर गोलीबारी की कंडीशन आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसके लिए क्या किया गया दोस्तों कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में, यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की बात करेंगे, एकदम पूर्वी क्षेत्र के यहाँ तवांग जिले में क्या किया गया, एक नकली युद्ध की जैसी, यानी कि भविष्य में कैसा युद्ध होगा उस युद्ध जैसे, देखो तवांग जिला में ऊंचा ऊंचा जो क्षेत्र था पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका के आसपास ये जो अभ्यास करने का उद्देश्य है कि भविष्य में नकली युद्ध की परिस्थिति क्रिएट किया गया। और नकली युद्ध का परिस्थिति इसलिए क्रिएट किया गया कि भविष्य में अगर चाइना से युद्ध होता है, अगर उस समय मौसम भी खराब हो जाता है तो उस वक्त हमारी सेना कैसे डटकर मुकाबला करेगी इस चाइना का, उसके लिए ये अभ्यास किया गया। यानी कैसा युद्ध की परिस्थिति यहाँ माहौल क्रिएट किया गया, तो खराब मौसम इत्यादि जितना भी बुरा से बुरा कंडीशन है उस कंडीशन को यहाँ जनरेट करके अभ्यास किया गया है। इसमें भारत के कई प्रकार के सेना ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पैदल सेना, तोपखाना इकाई इत्यादि लोगों ने क्या कर दिया, इस क्षेत्र में भाग लिया था और इसे किस नाम से जाना गया, तो बुलंद भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों,
42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन सी वियतनाम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा है। और जबकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता यहाँ के जो राष्ट्रपति जिसका नाम है जोको विडोडो, तो जोको विडोडो के द्वारा ये 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का क्या कर रहा है? आयोजन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये आसियान क्या है। आसियान के बारे में दोस्तों, ये एशिया का मैप है। एशिया को अगर आप लोग दिशा के आधार पे बांटो तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। अब बताओ यहाँ वाला अगर कोई इलाका है तो आप किस नाम से जानोगे? कहेंगे कि कौन सा क्षेत्र है, किस दिशा में? तो ना ही ये पूर्व में पूर्ण रूपेण है और ना ही दक्षिण में है, ये दक्षिण और पूर्व दोनों दिशा में है। अर्थात वैसे देशों का समूह जो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा हो उसे ही हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के नाम से जानते हैं। तो आसियान का मतलब क्या है? देखो एसोसिएशन, ASEAN, इसका फुल फॉर्म देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशिया का देश मिलके हर तरफ से अपना एक संगठन बनाया है जिसे ही दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय इसका जो स्थापना थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 के हुआ था। वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। वर्तमान में इसमें कितना देश है? 10 देश है। अब 10 देश कौन सा है उसको याद करो। देखो इधर से शुरुआत करें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश हो गया। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया, 8 हो गया। और एक देश यहाँ ब्रुनेई और एक देश यहाँ फिलीपींस। इस प्रकार से देखोगे तो टोटल कितना देश आ जाएंगे? तो 10 देश हो जाएंगे। ये आसियान के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी। दोस्तों प्रमुख निधन एवं नियुक्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अभी नहीं था, इसलिए निधन एवं नियुक्ति से आज प्रश्न नहीं होंगे। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो वो अब खेल विशेषांक से देखें। दोस्तों खेल विशेषांक में प्रश्न देखें तो मैक्स वेरस्टेपन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। आप लोग को मालूम है कि फार्मूला 1 जो रेसिंग होता है तो हाल ही के दिनों में एक प्रश्न कराया था कि अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन है? तो उसका एक ऑप्शन दिए थे हम, था सर्जियो, उसका आंसर था सर्जियो पेरेज। तो सर्जियो पेरेज जो था अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग का चैंपियन बना था। वो किसे हराकर? तो यही मैक्स वेरस्टेपन को हराकर। लेकिन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है तो इस बार उल्टा हो गया है। यही मैक्स वेरस्टेपन ने सर्जियो पेरेज को हरा के ये मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का फार्मूला 1 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों सबसे बड़ी फैक्ट है कि दोनों खिलाड़ी साथी खिलाड़ी, यानी देखो ये रेडबुल है ना, रेडबुल कंपनी का ही दोनों हिस्सा है। तो रेडबुल के ही अपने ही साथी खिलाड़ी सर्जियो पेरेज को हरा के मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखें, देखो कस्तूरी रे एक लेखक है, उनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उनकी द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। यानी कुल मिला के द्रौपदी, अभी हमारे महामहिम कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक लेखक है जिनका नाम है कस्तूरी रे। उन्होंने इस किताब के माध्यम से, ये एक प्रथम आदिवासी महिला, तो इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक महिला के संघर्ष की, एक छोटे से जनजातीय क्षेत्र से, आदिवासी से देश के सर्वोच्च सत्ता पर काबिज होने के लिए, प्रथम व्यक्ति का गौरव प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया गया है। इस संघर्ष को इसी किताब के माध्यम से इसको गाथा किया गया है। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा? यानी कस्तूरी रे के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है? लिखित पुस्तक का विमोचन। दूसरा है के शैलेजा की एक आत्मकथात्मक कृति, यानी के शैलेजा है, उनकी एक आत्मकथात्मक कृति, उनका नाम है माई लाइफ इज कॉमरेड। ये कौन है? के शैलेजा। इनके भी पुस्तक का क्या हो गया? विमोचन। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी है। अब हम लोग 8 मई का कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा प्रकाशित 2022-23 में मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट के आधार पर हरित वित्त पोषण के लिए कितना जीडीपी का खर्च रहने का अनुमान था? तो 2.5%। मैंने कल कराया था। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा लैंडिंग पोस्ट 36 वर्ष बाद सेवा मुक्त हुआ है? तो INS मगर।
अगला प्रश्न की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को अपनी तरह का पहला भारतीय वायुसेना IAF हेरिटेज वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा कहाँ पर दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस अभिनेता को बेकफिट एक गद्दे बनाने की कंपनी है, उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर था आयुष्मान खुराना। दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आता होगा सीरीज लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। डेली तो आपको बोलते हैं लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया दोस्तों अगर हमारा मेहनत आप लोग को पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।